हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में और फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग ने पढ़ रखा था कि मूल अधिकार होते क्या हैं, मानव जीवन के लिए उनका क्या महत्व है, उनका क्या इतिहास रहा, राज्यों से उनका कैसे टकराव रहा, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर एक लाइन में रिवीजन करें कि मूल अधिकार क्या होता है, तो हमने बताया था कि मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों के महत्तम विकास के लिए नागरिकों को गारंटी के साथ प्रदान किए जाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों के महत्तम विकास के लिए नागरिकों को गारंटी के साथ प्रदान किए जाते हैं। एक नया शब्द आप सुन रहे होंगे, ये गारंटी। तो देखिए, इसका यह मतलब है कि राज्य मान लीजिए ऐसी कोई भी कोशिश करता है जिससे आपके मूल अधिकार कम होते हैं या खत्म होते हैं, तो आप राज्य के खिलाफ शिकायत कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके, और राज्य को आपको आपके अधिकार वापस करने होंगे, है ना गारंटी। यही तो गारंटी है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता। और भाई कैसे छीनेगा कोई, ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से उसके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे तो वो एक दास की तरह बन के रह जाएगा, उसका कभी विकास नहीं होगा। ये सब बातें तो हमने बहुत अच्छे से समझी थी। कहने का ये मतलब है कि हमने फिलोसफिकल बात अच्छे से समझ रखी थी, बैकग्राउंड हम लोगों ने बहुत सरल शब्दों में समझ रखा था। आज हम लोग समझेंगे उसका जो टेक्निकल पोर्शन है। कहने का ये मतलब है कि जो संविधान में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 लिखा है, हम उनको समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को पढ़ाते समय मैं ध्यान सबसे ज़्यादा दूंगा क्वालिटी में, अर्थात कुछ भी पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा आपकी चिंता है। पढ़ाई को लेकर मैं आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोचता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12, यह पहला आर्टिकल है मूल अधिकार से संबंधित। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, यह भी बता दूं मैं। पहले तो एक लाइन में बता दूं क्या है इसमें। राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि राज्य की परिभाषा क्यों दी। राज्य तो हमें पता होता है कि यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो देखिए वो अलग परिभाषा है, उससे और इसको कंपेयर मत कर लीजिएगा। यह राज्य का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है, इसको इतना छोटे से मत समझिएगा। तो हम पहले यह समझते हैं कि राज्य को परिभाषित क्यों किया गया, फिर समझेंगे कि राज्य को कैसे परिभाषित किया गया। पहले क्यों समझते हैं कि आखिर क्यों आर्टिकल 12 लिखा गया। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 14 से लेके जब आर्टिकल आप 32 तक पढ़ोगे तो कई बार राज्य शब्द यूज होगा, कई बार राज्य शब्द यूज होगा। क्योंकि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो है क्या, राज्य को सीमित करने के लिए कहा गया है ना। हर जगह राज्य में लिमिट लगाई गई है ना। तो कैसे कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया कि राज्य ये नहीं करेगा, 15 में कहा गया राज्य वो नहीं करेगा, 16 में कहा गया कि राज्य ऐसे काम नहीं करेगा, 17 में राज्य में दूसरी लिमिट लगाई गई, 18 में और कोई लिमिट लगाई गई। तो भाई इसको भी तो व्याख्या करना जरूरी है कि ये राज्य है क्या, आप किसको राज्य कह रहे हो। अरे संविधान निर्माता जो राज्य शब्द लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी तो बताएंगे वो, और इसका मतलब इतना अच्छे से बताएंगे कि कभी भी फंडामेंटल राइट कमजोर ना पड़े। अब आप कहोगे सर इसकी परिभाषा से फंडामेंटल राइट कैसे कमजोर हो जाएगा, यह भी एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, वरना फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। तो जैसे मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि घर को हमने सीमित कर दिया, हमने घर को सीमित कर दिया कि ये बच्चों के अधिकार छीन नहीं सकता, ठीक है, बच्चों के अधिकार छीन नहीं सकता। एक कागज में हमने लिख दिया बस ऐसे कि घर बच्चों के अधिकारों को कम नहीं कर सकता। अधिकारों के अंतर्गत आएगा जैसे मूवी देखने का अधिकार, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उनको, कौन सा खेल खेलना है, कहाँ घूमना है, इन सब अधिकारों को बच्चों के कम नहीं किया जा सकता घर के द्वारा। तो घर के द्वारा कम नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा है। अब मान लो पापा आए, बच्चा मूवी देख रहा था, पापा ने 2 थापड़ मारा कि चल के पढ़ाई करो, क्या मूवी देखते रहते हो।
फिर मान लो बच्चे ने बायोलॉजी उठा ली तो पिताजी ने फिर 2 मारा कि केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब क्या पढ़ते रहते हो। तो क्या हुआ, अब बच्चा रोएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो पापा कहेंगे तुम्हारे अधिकार कौन छीन रहा है, कहेगा आप। तो बच्चा पापा कहेंगे सही है, इसमें गलत क्या है। तो बच्चा कहेगा कि भाई मेरे अधिकारों को लेकर घर के ऊपर लिमिट लगाई गई थी कि घर मेरे अधिकार नहीं छीन सकता। तो पापा क्या कहेंगे कि घर के ऊपर लिमिट लगाई थी, मैं घर थोड़ी हूं, मैं तो पापा हूं। तो बच्चा क्या कहेगा कि ये मेरे साथ धोखा हो गया, है ना। वास्तव में घर तो कुछ होता ही नहीं है, घर थोड़ी आएगा कुछ कहने, है तो सारा काम पापा ही कर रहे हैं ना। तो अगर उस संविधान में लिख दिया जाता कि घर का तात्पर्य पापा से है, तो फिर ये बच्चे को नहीं मार पाते, क्योंकि अगर बच्चे को मारते बच्चा शिकायत कर सकता था। लेकिन चलो मान लो ये लिख दिया कि घर बराबर पापा, तो फिर पापा आएंगे थापड़ मारेंगे, नहीं मार सकते। क्यों, क्योंकि संविधान में लिख गया अब कि घर बराबर पापा, और घर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो बच्चे के अधिकार को कम करेंगे। तो इसका यही मतलब होगा ना कि पापा भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बच्चे के अधिकार को कम करेगा। लेकिन मान लो पापा ज्यादा समझदार है, पापा ने भेजा किसको, मम्मी को, कि जाके देखो क्या कर रहा हो, और ना कुछ अच्छा कर रहा हो तो जाके 2 थप्पड़ मारना। तो पापा तो नहीं गए, मम्मी गई और देखा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा था, तो जाते ही 2 थप्पड़ मार दिया कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। मान लो बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ उठाई तो मम्मी ने फिर 2 थप्पड़ मारा कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ो, सिविल सर्विस तुम्हें निकालना है। तो इस तरह क्या होगा, फिर बच्चे को दुख होगा, अरे यार ये तो गलत हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जब तक हम घर शब्द को अच्छे से डिफाइन नहीं कर देंगे कि घर का क्या मतलब है, तब तक बच्चे के मूल अधिकार वास्तविक रूप से सुरक्षित नहीं होंगे। अगर मान लो हम यही लिख दें कि घर बराबर पापा, मम्मी, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अधिकारों का यूज करे, है ना, बच्चे के गार्जियन के तौर पे कोई भी व्यक्ति होगा वो घर कहलाएगा। अब मान लो चाचा कभी आके मारने की कोशिश करते हैं तो बच्चा तुरंत कह देगा अब नहीं, क्योंकि अब परिभाषा पूरी हो गई है। अब घर शब्द में आप भी आते हो, क्योंकि आप मेरे गार्जियन बन रहे हो ना। मान लो कल मौसी आई, पूछने लगी क्या पढ़ रहे हो, कहा तुम्हें क्यों बताऊं, क्योंकि तुम भी क्या हो, घर के अंतर्गत हो, तुम भी गार्जियन में आते हो। तो कहने का ये मतलब है कि जब घर शब्द को हमने डिफाइन कर दिया तभी बच्चे के अधिकार सुरक्षित होंगे, वरना बच्चे के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हमें यहां पर भी तो राज्य को क्या करना होगा, परिभाषित करना होगा। अगर हम राज्य को परिभाषित नहीं करेंगे तो कल क्या भरोसा कि कोई सरकार कह दे कि हम राज्य के अंतर्गत आते ही नहीं है ना, कोई दूसरा डिपार्टमेंट कह दे कि हम राज्य के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो इस तरह फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए राज्य शब्द को डिफाइन कर दिया हमारे संविधान निर्माता ने ही। वो जानते थे कि भविष्य उचित नहीं होगा, तो उन्होंने राज्य शब्द को क्या किया, डिफाइन किया कि राज्य, अभी हमने क्या बताया कि राज्य को क्यों डिफाइन किया गया, ताकि फंडामेंटल राइट्स को लेकर किसी भी तरह की चिकचिक ना हो, बाद में कोई झिकझिक ना हो, सारा मैटर स्मूथली काम करे। तो क्या कि राज्य का मतलब क्या होगा, राज्य का मतलब होगा कि भारत की सरकार प्लस संसद, मतलब प्लस का मतलब अगर मान लो भारत की सरकार कोई काम करती है तो वो भी राज्य मानी जाएगी, अगर मान लो संसद कोई काम करती है तो वो भी राज्य मानी जाएगी। नीचे और क्या लिखा, राज्य की सरकार, है ना, ये राज्य मतलब जो प्रांत स्टेट है, एमपी यूपी, प्लस इनका विधानमंडल, अगर ये कोई काम करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। फिर स्थानीय प्राधिकारी, जैसे लोकल अथॉरिटी, कैसे, जैसे नगर निगम, म्यूनिसिपल पार्टी, है ना, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो भी नहीं होते स्थानीय लोकल बॉडी, पंचायत, जिला परिषद, तो इन सबको भी इसके अंतर्गत रखा कि ये भी राज्य कहलाएंगे। तो देखिए तीनों स्तर को देख लिया, पहला स्तर केंद्र का स्तर, है ना, इसकी जो संस्थाएं थी उनको कहा कि ये राज्य कहलाएंगी। फिर राज्य के स्तर पे जो संस्थाएं थी उनको नाप दिया, और फिर लोकल स्तर पे। अब आप कहोगे कि बस इतना ही राज्य था क्या, संविधान ने हमारे इन्हीं सब संस्थाओं को राज्य के तौर पे बताया। अब देखो ये क्या है, भारत की सरकार मतलब जैसे वर्तमान में मोदी सरकार, तो ये हो गई कार्यपालिका,
ये हो गई विधायिका केंद्र की। तो इन दोनों को तो राज्य बना दिया, ये राज्य की कार्यपालिका मान लो गई। वर्तमान में जैसे यूपी में योगी सरकार, और मान लो वहां की विधानमंडल, तो ये विधायिका हो गई केंद्र, ठीक है। और ऐसे ही लोकल पे। क्या इतना ही बस राज्य था? नहीं, एक ऑप्शन और दिया। क्या दिया? वो दिया कि अन्य प्राधिकारी या अदर अथॉरिटी, ये भी राज्य कहलाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये अन्य प्राधिकारी होता क्या है? ये भाई इसका क्या मतलब है? अन्य प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? ये मेन सवाल है, क्योंकि ये शब्द तो सबको पता है। भारत की सरकार सबको पता है, संसद सबको पता है क्या है, राज्य की सरकार सबको पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि अन्य प्राधिकारी क्या है। अब मुझे आप बताओ कि इसके बारे में व्याख्या कौन करेगा? सवाल उठ रहा है कि ये अन्य प्राधिकारी है कौन? ये शब्द संविधान में लिखा है, इस शब्द को कैसे समझेंगे? तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? आपको पता है कि ये सारा काम कौन देखता है? ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान की व्याख्या करना सबसे प्रमुख काम है। संविधान में किसी शब्द का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है कि अगर संविधान में कहीं रात लिखा है और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि इसका मतलब दिन होता है, तो हमको वही मानना पड़ेगा। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की भर्ती के मामले में कुछ ऐसा ही किया है। जो चीज लिखी है उससे अलग ही बिल्कुल व्याख्या कर दी, और वही चीज आज चल रही है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि न्यायाधीशों की भर्ती कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होगी और राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा, जबकि संविधान में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल राष्ट्रपति को क्या कर दिया? सलाहकारी संस्था के तौर पे बना दिया, एक कठपुतली बना दी मात्र। ये है उसकी इतनी पावर है कि अगर वो रात को दिन बोल देगा तो सबको फिर रात को दिन ही मानना पड़ेगा। इतनी पावर है इस संस्था के पास। इस संस्था को व्याख्या करना था कि अन्य प्राधिकारी से आप क्या समझते हो। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दो तरह से व्याख्या की। एक पहले क्या व्याख्या की मैं ये भी बता दूं, और फिर बाद में या आज के समय क्या व्याख्या चल रही है मैं ये भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक मद्रास विश्वविद्यालय को लेकर केस गया कि मद्रास विश्वविद्यालय ने कोई ऐसा काम किया होगा, मान लो कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा होगा। तो कुछ लोगों ने शिकायत की है कि मद्रास विश्वविद्यालय फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, इसको आप सही करो। तो फिर मद्रास विश्वविद्यालय ने बोला होगा कि हम तो राज्य के अंतर्गत आते ही नहीं है ना, हम तो राज्य के अंतर्गत आते ही नहीं है, हम राज्य थोड़ी हैं, हम तो विश्वविद्यालय हैं, है ना। राज्य के अंतर्गत आते नहीं है तो हमारे ऊपर ये 12 से 35 तक का कोई प्रावधान लागू ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो मेरा घर है, तो मेरा घर इस शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर मैं अपने छोटे भाई के अधिकारों को खत्म कर दूंगा तो छोटा भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता कि देखो मेरे बड़े भैया मेरे अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि मैं या मेरा परिवार इस राज्य के अंतर्गत नहीं आता। और फंडामेंटल राइट जो हैं वो केवल किसके खिलाफ दिए गए हैं? राज्य के खिलाफ है ना। जब राज्य कम करेगा तभी आप शिकायत कर सकते हो, और घर राज्य के अंतर्गत नहीं आता। तो वैसे ही कहा मद्रास विश्वविद्यालय ने कि हम इस शब्द के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट कहता चलो हम देखते हैं कि मद्रास विश्वविद्यालय राज्य शब्द में आता है कि नहीं आता। अगर मद्रास विश्वविद्यालय राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाएगा तो इसको फंडामेंटल राइट्स को मानना पड़ेगा और अधिकार वापस करने पड़ेंगे। नहीं आता तो फिर ठीक है, ये अपना आनंद ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो देखते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने किस तरह की संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत माना। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो संविधान हमारे निर्माता थे उन्होंने संसद को रखा है राज्य के अंतर्गत, विधानमंडल को रखा गया है राज्य के अंतर्गत, है ना। विधानमंडल को, केंद्र की सरकार को रखा गया है, राज्य की सरकार को रखा गया है। इनको अगर राज्य के अंतर्गत रखा गया तो क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अंदर एक खासियत है। ये सब क्या खासियत है? ये सब के अंदर ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी है मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये नियम बना सकते हैं। तो कहा कि अगर मद्रास विश्वविद्यालय इन शर्तों को पूरी करता होगा तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा।
अगर मद्रास विश्वविद्यालय इसकी शर्तें पूरी नहीं करता होगा तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मद्रास विश्वविद्यालय इसकी शर्तें नहीं पूरी करता, इस कारण वो राज्य नहीं कहलाएगा। कुछ ऐसी व्याख्या की। अब ये व्याख्या ज्यादा दिन उसकी चली नहीं, ये व्याख्या उसकी ज्यादा दिन नहीं चली। उसके बाद कई और केस आए सुप्रीम कोर्ट में, है ना, जैसे एक सेठी केस था, ठीक, और एक था अजय हासिया केस। अजय हासिया केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ठीक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अलग है ना, जो झिकझिक होता है कि कौन संस्था राज्य है, कौन संस्था राज्य नहीं है, हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया बना देते हैं, अगर वो क्राइटेरिया कोई संस्था पूरी करती होगी तो वो राज्य कहलाएगी, अगर वो क्राइटेरिया कोई संस्था पूरी नहीं करती तो वो राज्य नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब है कि हम 5 तरह की शर्तें बना देते हैं, अगर उन शर्तों को कोई संस्था पूरी करती होगी तो वो राज्य कहलाएगी, अगर उन संस्था को वो पूरी नहीं करती होगी संस्था को शर्तें, तो राज्य नहीं कहलाएगी। ऐसा कुछ बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का ये मतलब है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई खाने के आइटम को बताओ क्या क्या है, तो मैं पूछूं समोसा खाने का आइटम है, आप कहोगे हाँ है। मैं कहूंगा छोले भटूरे खाने का आइटम है, आप कहोगे हाँ है। मैं कहूंगा प्लास्टिक खाने का आइटम है, आप कहोगे नहीं। तो मैं कहूंगा ऐसा क्यों, तो आप कहोगे कि हमने एक शर्त डिसाइड रखी है। वो शर्त क्या है, जो चीज डाइजेस्ट हो जाए, पहली शर्त, जो चीज डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी शर्त, जो चीज पोषक तत्व से युक्त हो, केवल वही खाने के आइटम होंगे। तो ये 2 शर्त उन्होंने बता दी। मान लो समोसा इसके अंतर्गत फिट हो गया, डाइजेस्ट भी होता है, उसमें थोड़ी बहुत पोषक तत्व भी होते हैं, माना कि जहर ज्यादा होता है पर थोड़ी बहुत तो पोषक तत्व होते हैं। छोले भटूरे भी डाइजेस्ट होते हैं और उनमें भी पोषक तत्व थोड़ी बहुत होते हैं। मान लो और यहाँ ले ले बादाम, है ना, तो बादाम भी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और उसमें पोषक तत्व होते हैं। लेकिन प्लास्टिक इन शर्तों को पूरी करता है क्या, मानव के लिए तो डाइजेस्टेबल नहीं है और पोषक तत्व भी उसमें नहीं होते। तो आप कहोगे कि चूंकि ये आइटम इन शर्तों को पूरी नहीं करता, इस कारण ये खाने का कोई आइटम नहीं है ना। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के संदर्भ में भी कुछ शर्तें बता दी। अगर मान लो ये शर्तें कोई संस्था पूरी करती होगी तो वो राज्य कहलाएगी। तो जैसे क्या शर्त बताई कि मान लो अगर कोई संस्था ऐसी है जिसका एकाधिकार हो, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक। फिर मान लो कोई ऐसी संस्था हो जो राज्य के द्वारा पोषित हो, मुख्यतः राज्य के द्वारा पोषित हो, ठीक। अगर मान लो कोई एक ऐसी संस्था हो वो वह काम कर रही हो जो काम पहले राज्य करता था, जो काम पहले राज्य करता था, मान लो अब वो काम कोई दूसरी संस्था करने लगे तो वो संस्था भी क्या कहलाएगी, वो संस्था भी राज्य कहलाएगी। मतलब जो संस्था राज्य के काम कर रही हो, ठीक है। तो और क्या क्या क्राइटेरिया बताए, अगर मान लो ऐसी कोई संस्था जिसमें राज्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, जिसमें राज्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, वो भी क्या कहलाएगी, वो भी राज्य ही कहलाएगी। तो ये सब देखिए क्या हो रहा है, ये शर्तें क्या दिखा रही हैं, ये सभी शर्तें उस संस्था की ओर इंगित कर रही हैं जो संस्था नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर देखिए एकाधिकार है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक संस्था है, जैसे मान लो जियो है, और जियो का एकाधिकार हो जाए किसमें, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। अगर मान लो टेलीकॉम सेक्टर में पूरा इसका एकाधिकार हो जाए और फिर जियो एक दिन भविष्य में कह दे कि केवल जियो की सिम पुरुषों को मिलेगी, बस महिलाओं को नहीं मिलेगी, तो कोई व्यक्ति अगर जाएगा जियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है महिलाओं के, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, चूंकि ये संस्था किसी एक सर्विस पे पूरा एकाधिकार रखती है और उस सर्विस से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, इस कारण यह संस्था अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसकी भूमिका के कारण हम इसको क्या मानेंगे, राज्य के अंतर्गत मानेंगे। क्योंकि आप सोचो ना कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या था, नागरिकों का विकास करना। अगर मान लो हम इस संस्था को, जियो को राज्य के अंतर्गत नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ी सर्विस से एक बहुत बड़ा वर्ग दूर हो जाएगा।
अब महिलाओं को फोन नहीं मिलेगा तो महिलाओं का विकास बाधित हो जाएगा ना। तो जो फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा क्राइटेरिया बनाया। अब कहने का मतलब जो काम पहले राज्य करता था, अब अगर वो कोई काम संस्था कर रही है मान लीजिए, है ना, तो कोई ना कोई वो जरूर महत्वपूर्ण काम रहा होगा और उस काम से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। तो भाई कोई भी संस्था हो, हमें मैटर नहीं करता, अगर नागरिकों के लिए तुम जरूरी हो तो तुमको हम राज्य मान लेंगे। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, जैसे पहले आधार कार्ड मान लीजिए सरकार बनाती थी, अब आधार कार्ड कौन बना रहा है? प्राइवेट कंपनी कोई मान लो बना रही है, तो वो प्राइवेट कंपनी राज्य कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही है। मान लो कल प्राइवेट कंपनी बोल दे कि हम ईसाइयों का आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? एक पूरे बहुत बड़े समुदाय का एक अधिकार वंचित हो जाएगा। बात समझ आ रही? और फिर अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा तो कई और अन्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि सुनो, तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन उपयोगी काम कर रहे हो, एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका पब्लिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, और ये काम पहले इसीलिए राज्य करता था, राज्य ने तुमको सुविधा के अनुसार दिया है। उसका ये नहीं मतलब कि तुम मालिक बन जाओगे, है ना। तुम्हें क्या करना होगा? मूल अधिकार के अंतर्गत रह के ही काम करना होगा। जैसे मान लो कोई संस्था है जिसको राज्य के द्वारा पूरा पोषित किया जा रहा हो, तो राज्य जब उसे पोषित कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका यह मतलब हुआ ना कि वो एक महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी बना दी रिलायंस ने, जियो यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी को पूरा फंड केंद्र सरकार दे रही है। मान लो अगर केंद्र सरकार उसको फंड दे रही है तो वो केंद्र का ही पार्ट बन गया एक प्रकार से, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का पूरा हस्तक्षेप है ना। तो केंद्र का मतलब वो क्या हो गया? भारत का पार्ट हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि वो भी राज्य का पार्ट हो गया। अब उसको भी मूल अधिकार के नियम फॉलो करने होंगे। तो ये बातें कुछ समझिएगा, है ना। देखिए ये सामान्यतः आपको कहीं पढ़ने को ज्यादा मिलेगा नहीं, मैंने कोशिश की आपको समझाने की ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इस तरह से आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ने क्या बताया कि राज्य क्या होता है, सॉरी आर्टिकल 12 ने, आर्टिकल 12 ने हमें बताया कि राज्य से क्या अभिप्राय है। क्लियर? तो अब राज्य समझ में आ गया कि राज्य क्या होता है ना। अब आपको ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि राज्य का मतलब केवल यूपी, एमपी, बंगाल, उड़ीसा होगा। अब अगर फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में राज्य की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप आईएएस बन गए और आईएएस बन गए तो आप भी राज्य हो जाओगे, आप भी स्टेट हो जाओगे। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो, है ना। आप मान लो भविष्य में आईएएस हो गए या एसडीएम हो गए तो आप भी क्या कहलाओगे? स्टेट, है ना। अगर आप कोई काम ऐसा कर देते हो जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कहा जाएगा राज्य ने ऐसा काम कर दिया कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप खुद को एज ए राज्य मानोगे। बात समझ आ रही? तो ये चीज है राज्य। आपके आसपास जो भी विश्वविद्यालय है, जैसे मान लो मेरे पास प्रयागराज विश्वविद्यालय है, सॉरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो वो भी क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा, है ना। ये जो रेलवे है, ये रेलवे क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। मेट्रो अब अपने आप राज्य समझ में आ गया ना आपको। मेट्रो क्यों राज्य है? क्योंकि मेट्रो को पूर्णतः कौन पोषित कर रहा है? राज्य पोषित कर रहा है। साथ में इसका एकाधिकार है परिवहन के क्षेत्र में, एक विशेष परिवहन के क्षेत्र में, है ना। और साथ ही ये बहुत बड़े एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को कंडक्ट कर रही है। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। अब कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, है ना, अगर मान लो कभी भी प्रीलिम्स में पूछ ले कि राज्य से क्या तात्पर्य है, तो आप ये चीज बता सकते हो। अजय हाशिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी। तो आर्टिकल 12 हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मैं लगभग शब्द इसलिए यूज कर देता हूं कि देखिए मुझे पता कि ऐसा तो हूं नहीं, मैं विद्वान हूं बहुत बड़ा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, है ना। कुछ ना कुछ चीजें मुझसे छूट ही गई होंगी। तो अगर वो छूट गई होंगी, अगर आप कभी पढ़ो तो मुझे भी बता देना, है ना। आगे चलते हैं। वैसे कोशिश मैं करता हूं कि मैं पूरा कवर कर लूं जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब इसको समझते हैं कि आर्टिकल 13 है क्या। देखिए आर्टिकल 13 में 4 पार्ट हैं। आर्टिकल 13 1, आर्टिकल 13 2, आर्टिकल 13 3 और आर्टिकल 13 4। ये 4 पार्ट हैं इसके अंदर, सब पार्ट। अब इन सबको समझना है।
तो देखिए आर्टिकल 13 ने क्या किया है कि दो बातें बताई हैं। एक तो ये बताया कि विधि क्या है। अब देखिए समझिएगा, हर चीज की परिभाषा बतानी है। एक तो ये बताया है कि विधि क्या है, साथ में ये बताया है कि जो भी विधि संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अनुकूल नहीं होगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा। दो बातें बताई हैं। अब इन दो बातों को इन 4 भागों में व्याख्या किया गया है। सबसे पहले तो 13(1) में क्या कहा गया है कि जो विधि संविधान लागू होने से पहले की थी, है ना। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब इसको समझ लेते हैं, इनको बाद में एक एक समझेंगे, ठीक है। तो 13(1) को समझते हैं। 13(1) में क्या बताया है? 13(1) में बताया है कि संविधान जब लागू हुआ ना 26 जनवरी 1950, इसी दिन तो हमारा संविधान जिंदा हो गया, है ना। तो इसके पहले की जो विधियां थी वो विधियां के साथ क्या व्यवहार होगा ये बताया गया। तो ये बताया है आर्टिकल 13 ने कि संविधान शुरू होने के पहले जो भी विधियां थी, अगर वो विधियां फंडामेंटल राइट के साथ असंगत होंगी तो शून्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। क्लियर? क्या कहा इसने? कहा कि जो भी कानून या विधियां संविधान बनने के पहले की हैं वो इस दिन के बाद से यदि फंडामेंटल राइट से असंगत हैं तो शून्य हो जाएंगी। बात आपको समझ में आई? अभी नहीं आ रही हो तो फिर समझिए। संविधान जब बना उसके पहले के कई कानून चले आ रहे थे। अरे जो आप आईपीसी पूरी देखते हो जिसके आधार पर सजा होती है वो पूरी आज़ादी के पहले की ही है। लगभग सामान्यतः सारे कानून हमारे आज़ादी के पहले के ही हैं। तो वो सारे कानून थे। अब सवाल ये हुआ कि फंडामेंटल राइट बना, इसी दिन आया ना। अब फंडामेंटल राइट जब आ रहा है तो ये बताओ कि इस कानून के फंडामेंटल राइट और कानून के बीच में क्या रिश्ता रहेगा, ये बात हो रही थी। जो फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, है ना, और कई कानून जो चले आ रहे हैं पीछे से, अगर ये कानून इसके अनुकूल नहीं हुए, जैसे फंडामेंटल राइट ने कह दिया कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता नहीं रहेगी, तो ये सब तो इसने बताया फंडामेंटल राइट ने। लेकिन मान लो पहले का कोई ऐसा कानून है कि जो ये सब भेदभाव कर रहा होगा तो क्या होगा? तो ये कहा आर्टिकल 13 के पार्ट 1 ने कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के लागू होने से पहले चला आ रहा हो वो अगर फंडामेंटल राइट से असंगत होगा तो वो शून्य हो जाएगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? मान लीजिए कि एक कानून है, पहले वो कानून है कि कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है, विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। साथ में क्या है कि एडमिशन के समय जो फीस ली जाएगी वो क्या होगी? वो पुरुषों से 1000 रुपए ली जाएगी और महिला से 5000 रुपए ली जाएगी। मान लो ये एक कानून था, ऐसे समझ लो। बस ये कानून चला आ रहा था, मान लो बहुत पहले से, है ना। ये कानून केवल एक कल्पना करना है बस। ये मान लो कानून 1850 में बना था और ये चला आ रहा था। अब जब 26 जनवरी 1950 का कानून संविधान बना, है ना, और इस दिन फंडामेंटल राइट हमारे आ गए, तो फंडामेंटल राइट में क्या लिखा था कि जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। पर आप बताओ ये कानून भेदभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कानून जो है, ये कानून भेदभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो आप, ये भेदभाव कर रहा है, पुरुष के लिए अलग फीस, महिलाओं के लिए अलग फीस। अभी देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना मैं कह रहा हूं बस उतना सुनिए। अभी भेदभाव कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कहोगे हाँ कर रहा है, तो फिर ये कानून क्या हो जाएगा?
ये कानून खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के साथ क्या है, संगत नहीं है। संगत नहीं है, संगत नहीं है तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा है ना। तो ये कानून अपने आप में पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए 26 जनवरी 1950 के ही दिन। पर देखिए खत्म तो होगा, पर इसका खत्म होने का तरीका कुछ अलग होगा। वो तरीका सुन लीजिए, है ना। इसको आप नॉर्मल पढ़ते होंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेटेबिलिटी, है ना। पृथक्करणीयता का सिद्धांत व आच्छादन का सिद्धांत, ये दो नियम आप पढ़ोगे, दोनों इसे समझो, कभी अभी आप किताब में पढ़ोगे तो पाओगे। ये पूरा नहीं खत्म होगा। खत्म क्या होगा ये देखा जाएगा कि जो भाग, ये कानून है, कानून के कई सारे भाग होंगे, है ना, कई सारे भाग होंगे, तो पूरा कानून नहीं खत्म होगा। कानून का जो भाग फंडामेंटल राइट के साथ असंगत होगा, केवल वही भाग खत्म होगा। अर्थात कानून को पहले हम पृथक करेंगे कई भागों में, फिर जो जो भाग उसका फंडामेंटल राइट के साथ असंगत होगा उसको हम खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अब इसमें देखिए इसके दो पार्ट है। पहली क्या पार्ट है कि कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। दूसरा पार्ट है इसका फीस को लेकर। तो पूरा नहीं कानून खत्म करेंगी, ये कानून का केवल ये पार्ट खत्म होगा बस। इसी को कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। हमने क्या किया, पहले पृथक किया और जो भाग संविधान के साथ संगत था, अर्थात जो भाग फंडामेंटल राइट के साथ संगत था, हमने उसको आगे कंटिन्यू किया। अर्थात इतना भाग 26 जनवरी 1950 के बाद लागू रहेगा। लेकिन जो भाग संविधान के फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं था, ये नहीं था ना संगत, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर ये कर रहा था। तो ये जैसे ही संगत नहीं है तो इसको तुरंत शून्य घोषित कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और इस तरह जो संविधान लागू होने के पहले कानून थे उनको फंडामेंटल राइट के साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर? अब एक बात यहां याद रखिएगा कि जो ये खत्म हुआ, ये पूरी तरह से नहीं खत्म होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। इसको भी समझ लीजिए। अगर फ्यूचर में मान लो फंडामेंटल राइट में यहां भी कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अगर वो भाग ही खत्म हो जाता है, मान लीजिए अगर वो मूल अधिकार को ही हम खत्म कर दें भविष्य में, तो ये पार्ट फिर से जिंदा हो जाएगा। आप कहोगे समझ में नहीं आया। तो कहने का ये मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को जो फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, वो राइट इसको खत्म नहीं कर रहे, केवल इसको ढक ले रहे हैं। जैसे सूर्य को बादल ढक लेता है, सूर्य खत्म नहीं होता, सूर्य कभी खत्म नहीं होता, सूर्य को बादल के द्वारा ढक लिया जाता है, तो हमें दिखता नहीं है सूर्य। इसका यह नहीं मतलब हुआ कि सूर्य खत्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जैसे ही बादल खत्म होंगे तो वैसे ही सूर्य फिर दिखने लगेगा। अर्थात सूर्य क्या हो गया, सुषुप्त अवस्था में चला गया। तो वैसे ही कुछ इधर होता है। अगर मान लो एक कानून है, फंडामेंटल राइट है एक, वो क्या है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि संविधान के पहले जो कानून चला आ रहा था उसमें ये पोर्शन, ये भाग क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो इसको ढक लिया जाएगा। इसके ऊपर वो फंडामेंटल राइट आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा। लेकिन मान लो भविष्य में कभी भी वो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है जिसमें यह कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए कि लिंग के आधार पर भेदभाव अब होगा, तो फिर ये उसके बाद जिंदा हो जाएगा। या मान लो उसको खत्म भी कर दिया, वो बादल खत्म हो गए, तो ये फिर चमकने लगेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह चीजों को समझिएगा इतने बारीक तरीके से। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, है ना, आच्छादन का सिद्धांत। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस तरह से हम आर्टिकल 13(1) को समझेंगे। आर्टिकल 13(1) को इस तरह समझेंगे। 13(1) क्या कहता है, 13(1) मतलब 13(1). 13(1) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के पहले जो कानून चले आ रहे थे, यदि वो फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं होंगे तो वो कानून का जो भाग संगत नहीं है वो भाग आच्छादित हो जाएगा।
और जो भाग संगत है वो भाग कंटिन्यू रहेगा। इसको इतना समझ लीजिएगा। नहीं बात समझ में आ रही हो थोड़ी सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, वरना आप कभी भी मुझसे फोन में ऑफिस के कॉल कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप अभी इतना दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, जल्दीबाजी कोई नहीं है। क्लियर? याद रखिएगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लिप्स है ये भीखा जी का एक केस था, भीखा जी केस है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया था। ये केस इसलिए कि अगर मान लो याद रहेगा तो एग्जाम में लिख देना तो सुंदर बन जाएगी कॉपी आपकी, टीचर को लगने लगेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा पढ़ा है इसने। अब चलते हैं आर्टिकल 13 का भाग 2 है ना। 13 के भाग 2 में क्या बताया है? 13 के भाग 2 में संविधान लागू होने के बाद जो कानून बनते हैं, संविधान लागू होने के बाद जो विधि बनती है उसके बारे में बताया है। तो देखिए 13 के 2 पार्ट में क्या बताया है। पहले जो 13 के 1 में तो बता दिया, 13 के 2 में बनाया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के साथ संगत ना हो। कहने का मतलब इसने सीधे राज्य को प्रोहिबिटेड कर दिया है ना, स्टेट हैज प्रोहिबिटेड, स्टेट को सीधे मना कर दिया कि अब भैया तुम नहीं बना सकते, मना कर दिया। ठीक है, प्रोहिबिशन हो गया। क्लियर? पहले जो चले आ रहे थे उनको तो मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब यहां मना कर दिया कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद से राज्य, याद रखिएगा राज्य शब्द, राज्य मतलब आर्टिकल 12 याद रखिएगा, राज्य शब्द से समझ जाइएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के साथ संगत ना हो, जो फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट ना करता हो। जो फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट करेगा केवल वही कानून या वही विधि राज्य द्वारा बनाई जा सकती है। बात समझ आ रही? अगर मान लो राज्य कोई ऐसी विधि बना देता है जो फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं है, तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। और यदि मान लीजिए कि पूरा कानून ही फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो पूरी की पूरी विधि शून्य घोषित हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? तो आर्टिकल 13 का जो भाग 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट ना करता हो, और यदि ऐसा कोई कानून बन जाता है तो अपने आप शून्य घोषित हो जाएगा। यह समझिएगा कैसे? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो संसद ने एक कानून बनाया, और संसद ने एक कानून क्या बनाया कि मान लो बनाया कि विदेश घूमने का अधिकार सबको है ना, विदेश घूमने का अधिकार सबको है, अर्थात सबको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन शर्त क्या लगा दी इसने? शर्त लगा दी इसने, मान लो कि हिंदू को फीस नहीं लगेगी है ना, मान लो मुस्लिमों को फीस ज्यादा लगेगी, सिख को तिगनी फीस लगेगी, और मान लो ईसाइयों को 4 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। अगर मान लो कि पासपोर्ट बनाने की फीस 100 रुपए है तो हिंदू को मान लो 1 को नहीं देना, मुस्लिम 100 रुपए देगा, सिख मान लो 200 देंगे, और मान लो क्रिश्चियन 300 देंगे। ये मान लो कानून बनाया। भाई विदेश घूमने का अधिकार सबको है, ऐसा एक कानून बना, लेकिन इसके लिए तो पासपोर्ट चाहिए होगा ना, तो पासपोर्ट की ये शर्तें लगा दी। तो अब बताओ ये कानून फंडामेंटल राइट के साथ संगत है क्या असंगत है? आप कहोगे सर ये कानून असंगत है, ये कानून असंगत है क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है। तो मैं कहूंगा क्या पूरा कानून भेदभाव कर रहा है? आप कहोगे नहीं, इस कानून का केवल यह वाला भाग सही है, यह भाग पूरा गलत है ना, तो इस भाग को खत्म कर दिया जाएगा। तो उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वो संविधान के मूल अधिकारों का खंडन करता होगा। तो समझ में आ गए? तो यह भाग केवल खत्म होगा, यह भाग पूरा जिंदा रहेगा। इसको वही बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब सुप्रीम कोर्ट कभी मान लो इस कानून में सुनवाई करेगा तो ये नहीं कि पूरा कानून को खत्म कर दे, वो पूरे कानून को नहीं खत्म करेगा, कानून के केवल उस भाग को खत्म करेगा जो भाग संविधान के मूल अधिकार के साथ संगत नहीं है। यहां किसी को दिक्कत?
है ना। ये चीज समझिएगा। देखिए आप लोग ना किसी चीज को बारीक तरीके से समझिए, तभी तो आप सबसे अलग बनोगे। अब सबको तो ये पता होता है ना कि फंडामेंटल राइट की जो अनुकूल नहीं होते, फंडामेंटल राइट से जो संगत नहीं होते, वो कानून अवैध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कानून अवैध हो जाए, कानून का केवल वह भाग अवैध होगा जो भाग उसके साथ संगत नहीं हो। मान लो पूरा का पूरा ऐसा कानूनी हो जो अवैध, जो मान लो पूरा कानून अपने आप में ऐसा हो जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा कानून खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक। जैसे मान लो इसमें हो जाता केवल पुरुषों को विदेश घूमने का अधिकार होगा, और जो हिंदू पुरुष है उनको फ्री में घूमने का पासपोर्ट मिलेगा, जो मुस्लिम पुरुष है उनके लिए ऐसा, जो ईसाई पुरुष है उनके लिए ऐसा, जो क्रिश्चियन पुरुष है उनके लिए ऐसा। तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट भी क्या है, ये पार्ट भी भेदभाव कर रहा है, इसको भी खत्म करो। तो हम कहेंगे ठीक है, इसको भी खत्म कर दो। अगर दोनों पार्ट भेदभाव कर रहे होंगे तो दोनों पार्ट को खत्म कर दो। तो जितनी मात्रा तक किसी कानून को एक छन्नी से लगाया जाएगा और देखा जाएगा कौन कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट के साथ संगत है, जो पार्ट संगत होगा और छन के आ गया वो मान लो जिंदा रहेगा, बाकी फिर खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये खत्म कौन करता है? तो भाई आपको पता होगा ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट करता है। कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप किसी कानून को लेकर जाओगे कि सर ये कानून जो बनाया है ना संसद ने या विधानमंडल ने, ये फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के आधार पे उसका क्या करेगा, पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। याद रखिएगा क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू। उसको देखेगा पूरे कानून को कि क्या ये कानून मूल अधिकार के साथ संगत है कि नहीं है। भाई संसद तो यही कहेगी कि संगत है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संगत है तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संगत नहीं है तो क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह आर्टिकल 13(1), फिर हमने 13(2) पढ़ लिया। अब 13(3) क्या है? देखिए 13 का तीसरा पार्ट, 13 का तीसरा पार्ट कहा है कि विधि का क्या मतलब है ना। ये विधि शब्द जो यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? अब देखो ये वैसे ही बात है जैसे राज्य को डिफाइन करना था ना, तो वैसे ही विधि को भी डिफाइन करना था। हमने इतनी बार ये शब्द यूज किया ना, ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी लॉ, तो इसका मतलब क्या है? क्या जो संसद जो बनाएगी उसको ही विधि कहेंगे? मान लो सरकार ने कोई आदेश दे दिया या राष्ट्रपति ने कोई आदेश दे दिया, वो भी विधि होगी क्या? मान लो कोई एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जो भेदभाव करती हो, तो क्या वो भी विधि कहलाएगी क्या? है ना। तो ये सब चीजें हमारे संविधान निर्माता ने बता दिया कि भाई ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई झिकझिक हो, यही लिख देते हैं। तो कहा कि विधि का मतलब क्या होगा, कोई भी कानून, क्लियर, कोई भी कानून, कोई भी अध्यादेश, है ना, कोई भी नियम, नियम के साथ साथ उपनियम भी, है ना, कोई भी विनियम, रेगुलेशन, है ना, या मान लो कोई भी ऐसी रूढ़ या परंपरा, कोई भी रूढ़ या परंपरा जो विधि होने का मतलब विधि के जैसे हो, जैसे विधि को फॉलो किया जाता है ना, वैसे मान लो अगर कोई ऐसी रूढ़ी है, कोई ऐसी परंपरा है जिसको सब कोई मानते हैं, तो वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। इसका इतना बड़ा दायरा था। अब आप समझिए इसका इतना बड़ा दायरा है। जैसे कोई अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जी या राज्यपाल निकालते हैं, है ना, तो वो भी विधि के शब्द के अंतर्गत ही आएगा। मान लो अगर राष्ट्रपति जी कोई ऐसा अध्यादेश निकाल दें कि जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता होगा, तो वो भी शून्य घोषित हो जाएगा। बात समझ आ रही? वो भी शून्य घोषित हो जाएगा। मान लो अगर कोई सरकार नियम बना दे, देखिए कानून व नियम में अंतर होता है, इतना समझ लीजिएगा। कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है संसद या विधानमंडल। और जब कानून बनाया जाता है ना, तो हर बात नहीं लिखी जाती, उसमें एक बड़ी बड़ी बातें लिख दी जाती हैं। छोटी छोटी बातें जो होंगी ना, उसको छोड़ दिया जाता है कि वो सरकार लिख देगी। जैसे मान लो इस समय CAA एक्ट आया, है ना, यही आया है ना,
2019 में तो ये कानून आया था। तो इस कानून ने बस क्या बताया कि 3 देशों से संबंधित 6 समुदाय के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आते हैं और अवैध भी होते हैं तो वो रहने लगेंगे, इतना बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रक्रिया होगी, कौन अधिकारी इनको वेरीफाई करेगा, ये कैसे रहेंगे, कितने समय में इनको कागज कौन सा मिलेगा, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नहीं संसद बनाएगी। संसद केवल एक ब्लूप्रिंट देती है, बस मेन बातें बता देती है। उसके बाद जो बातें हैं वो बातें कौन बनाएगा, जो उससे संबंधित विभाग होगा। जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय उससे संबंधित है तो गृह मंत्रालय उससे संबंधित सारे नियम बनाता है, इसी को बोलते हैं नियम, है ना। अब गृह मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं वो उसके नियम बना देंगे, फिर उससे छोटे अधिकारी उससे भी छोटे छोटे नियम बनाते रहेंगे अपने हिसाब से, तो उसको उपनियम कहेंगे। तो इस तरह चीजें बनती हैं। आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो कानून भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, और गृह मंत्रालय मान लो इसके संबंधित नियम बनाएगा तो वो भी विधि शब्द के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात गृह मंत्रालय ऐसा कोई भी नियम बना देगा जो फंडामेंटल राइट्स के अनुकूल ना हो तो वो भी क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही। यहां तक कि रूढ़ि व परंपरा की भी बात की है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि ऐसी कोई भी रूढ़ि या परंपरा जो विधि के तरह हो, है ना, जिसका इतना ज्यादा मान्यता हो कि उसने एक विधि का रूप ले लिया हो, वो भी क्या कहलाएगी, विधि कहलाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही। और उसको भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहां से एक शब्द आपको समझ में आ रहा है कि समाज को भी हमने सम्मिलित कर लिया है। यह नहीं है कि आप कहोगे कि ये कोई कानून नहीं है, ये तो हमारे समाज की नियम है, परंपरा है, और इसको हम फंडामेंटल राइट से असंगत होने में भी मानेंगे, तो फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आदेश देगा कि भैया तुम अंदर जाओ जेल में, अब, है ना, 325 नहीं। समझ में आ रहा। जैसे मान लो एक समय अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी कोई कानून तो था नहीं भाई, संसद ने या किसी अध्यादेश के थ्रू तो नहीं था कि अस्पृश्यता रहेगी, वो तो समाज की एक परंपरा थी। लेकिन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पे उसको खत्म कर दिया गया और उसके लिए तुरंत सजा है। बात समझ आ रही। तो कहने का मतलब क्या है कि रूढ़ि व परंपरा को भी इसमें शामिल किया है। देखिए ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है 13, जो 13 का तीसरा पार्ट है बहुत डिबेटेबल है। कहने का ये मतलब है कि इसने सब कुछ तो बताया पर यह नहीं बताया कि संशोधन क्या है ना, संशोधन विधि है कि नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है। मैं कहूंगा कि जो संविधान संशोधन है ना, आर्टिकल 368 के तहत होता है, क्या वो विधि है कि नहीं है, क्या वो विधि है कि नहीं है, बताओ। तो आप कहोगे 13(3) में संविधान संशोधन शब्द तो हमने देखा नहीं, 13(3) में संविधान संशोधन देखा नहीं है, तो अब क्या बताएं। तो देखिए यही मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इसका डिसीजन बहुत ज्यादा मायने रखता था। इसलिए मायने रखता था कि देखिए अगर यह कह दिया जाए कि संविधान संशोधन, ठीक, अगर माना जाए संविधान संशोधन विधि है, अगर यह मान लिया जाएगा कि संविधान संशोधन जो होता है वो विधि की तरह ही है, तो इसका क्या अभिप्राय होगा, इसका यह अभिप्राय होगा कि संसद ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे। बात समझ में आई। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही संसद संशोधन करेगी, है ना, और जैसे ही संशोधन करेगी तो 13 का पार्ट 2 आ जाएगा। और 2 में क्या कहा गया है कि कोई विधि जो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रही होगी वो शून्य हो जाएगी। तो चूंकि ये संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, शून्य घोषित कर रहा है, सॉरी फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है ना, ये बात समझ आ रही। और संविधान संशोधन बराबर क्या है, विधि है। तो अगर ये विधि है तो आर्टिकल 13 का भाग 2 इस पे अप्लाई हो जाएगा, और जैसे 13 का भाग 2 इस पे अप्लाई होगा तो ये शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो कहने का यह मतलब है कि अगर हम संविधान संशोधन को विधि मान लेंगे तो 13(2) में क्या लिखा है कि कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को कम कर रही होगी वो शून्य हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये निष्प्रभावी हो जाएगा और संसद की पावर
एक प्रकार से कम हो जाएगी। कैसी कम? कि संसद फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं कर सकता। और जस्ट इसका उल्टा देखिए क्या होगा। जस्ट इसका उल्टा ऐसा होगा कि मान लो कि अगर मान लो संसद जो संविधान संशोधन करती है, ठीक है, अगर मान लो वो फंडामेंटल राइट को कम करते हैं, ठीक, मान लो फंडामेंटल राइट को कम करते हैं, लेकिन ये क्या है? विधि नहीं है। अगर इसको कहा जाएगा ये विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधि शब्द में इसको नहीं शामिल किया जाएगा, तो फिर जो 13 का भाग 2 है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। 13 का भाग 2 क्या कह रहा था? कि संविधान के लागू होने के बाद ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो विधि फंडामेंटल राइट को कम करती हो, है ना, कोई विधि नहीं बनेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विधि है कि नहीं है। तो पहले हमने क्या बताया था कि अगर विधि होगी तो ये शून्य हो जाएगी, लेकिन अब क्या है? अगर ये विधि नहीं है तो इसका प्रभाव बना रहेगा और फंडामेंटल राइट कम हो जाएगा। और फिर संसद क्या बोलेगी? संसद बोलेगी हमने कोई सामान्य कानून नहीं बनाया। अगर सामान्य कानून बनाया होता या कोई नियम बनाया होता तो वो तो विधि के अंतर्गत आता और इसके कारण ये शून्य हो जाता। लेकिन हमने तो संविधान संशोधन किया है और संविधान संशोधन एक ब्रह्मास्त्र है जो विधि के अंतर्गत नहीं आता। इस कारण संसद कहेगी कि हमारे पास सुप्रीम पावर है कि हम फंडामेंटल राइट को संशोधित करके कम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत डिबेट में रही, समझ रहे? और इसको अगर आपको अच्छे से समझना हो तो एक मैंने मूल ढांचा करके, बेसिक स्ट्रक्चर करके वीडियो बना रखा है, उसमें इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आपको मजा आएगी ये पढ़ने में। तो इस तरह ये 13 का जो पार्ट 3 है और उसमें जो विधि शब्द की व्याख्या की गई है उसमें इस चीज को नहीं रखा गया और इसको लेके हमेशा डिबेट रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई विधि का पार्ट है ना, जैसे इसको विधि का पार्ट बनाया संसद कमजोर हो गई, क्योंकि जैसे ये विधि का पार्ट बन जाएगा तो संसद संविधान के मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। और कभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये विधि का पार्ट नहीं है। तो इस तरह काफी लड़ाई रही। जब लड़ाई हुई तो फिर इंदिरा गांधी जी थोड़ी तेज तर्रार थी। उनको लगा कि हम अगर कोई संविधान संशोधन करते हैं और संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट बाधा अटकाता है। क्या कह देता है कि ये आपका संविधान संशोधन चूंकि विधि है और विधि होने के कारण ये शून्य हो गया। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? कहा लो खत्म करते हैं मैटर आज से। 13 में पार्ट 4 ऐड कर दिया, है ना, संविधान संशोधन करके क्या किया? भाग 4 ऐड कर दिया और कह दिया कि विधि के अंतर्गत संशोधन आएगा ही नहीं। लो सीधे लिख दिया। कहा जो हमारे संविधान निर्माता 13 के भाग 3 में लिखना भूल गए थे, हम 13 के भाग 4 में लिख देते हैं। अब कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो कभी कहेगा कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा तो हम उसको दिखा देंगे कि देखो 13 के 4 में लिखा हुआ है ना। तो 13 का पार्ट 1 क्या था? अब एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो 13 है इसके पार्ट 1 में क्या था? 1 में लिखा था कि जो कानून संविधान के लागू होने से पहले हैं उनके साथ क्या क्या बर्ताव किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? जो फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं है वो कुछ समय के लिए सो जाएंगे और जो भाग उसके साथ संगत होगा वो आगे कंटिन्यू रहेगा। 13 के पार्ट 2 में हमने क्या कहा था कि राज्य ऐसा कोई कानून अब नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के फंडामेंटल राइट के साथ संगत नहीं होगी। अगर मान लो जबरदस्ती बना भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा। तीसरा हमने विधि शब्द बताया था कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं? कानून, अध्यादेश, नियम, उपनियम, रूढ़ि, परंपरा। प्लस 13 का पार्ट 4 हमने क्या बताया कि इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा था, 24वां संविधान संशोधन, है ना, कि जो भी अब नया संविधान संशोधन होगा वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। कहने का मतलब कि जब 13 के पार्ट 3 के अंतर्गत आएगा ही नहीं तो उस पर जुडिशरी काम ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरह चीजें 13 आर्टिकल के थ्रू आप समझना। मैंने इसको एक एक इसके शब्द को समझाया है। अब उम्मीद है कि ये 2 आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थे इसलिए इनको समझिए, है ना। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16।
क्लियर? जो भी आपको दिक्कत आ रही हो आप पूछ लीजिएगा। आज मैं इसलिए कम पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ी इसमें टेक्निकलिटी ज़्यादा है और आप बिल्कुल अभी नए नए लड़के हो, नए नए पढ़ने वाले हो, है ना। मैं यही मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो, है ना। मुझे उनको से मतलब नहीं है जो बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे। मुझे उन पर विशेष फोकस करना है जो और कहीं नहीं पढ़ सकते, वो चाहे आर्थिक कारण हो चाहे वो दूसरे कारण हो। क्योंकि कई बार हमारे सपने तो बड़े होते हैं पर चूंकि हमारा बैकग्राउंड कमजोर होता है इस कारण हम कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाते। हमारी इच्छा तो है कि हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन चूंकि हमारा बैकग्राउंड कमजोर है इस कारण हम आ ही नहीं पाते कंपटीशन में। तो मैं उन बच्चों को लेकर साथ चल रहा हूं, है ना। मुझे ज़्यादा होशियार लोगों से मतलब नहीं है, उनके लिए तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं। मैं उनके लिए हूँ विशेषता जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना। बस उनके सपने बड़े होंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कर देना, है ना। कमेंट करके आप बाद में डिलीट कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे दिख जाता है ना आपके कमेंट से कि हाँ आपको समझ में आ गया तो मुझे संतुष्टि मिलती है। चलिए, उम्मीद है कि अब आप समझदार हैं, कर ही देंगे। धन्यवाद।